नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जो दिन की सबसे बड़ी खबर हम लोग लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं एयरलाइंस से। स्पाइस जेट की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्या आपको पता है कि एक नई आई एयरलाइंस ने स्पाइस जेट को पछाड़ दिया है? आप चाहे विमान की संख्या रखिए, चाहे रूट्स रखिए, स्पाइस जेट लगातार पिछड़ रही है। इस बीच सरकार के टैक्स के कलेक्शन के नंबर आए हैं। तस्वीर कुछ उलझी हुई सी है। जो अनुमान लगाए गए थे, जो टारगेट रखे गए थे, वहां हम चूक गए हैं। क्या मायने हैं इसके और कौन सी बड़ी खबरें हैं, आज देखते हैं बोनस पॉइंट में। इस सफर के हम सफर रोजाना की तरह द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू हो, ऑन द शो देख लीजिए। उससे पहले हेल्थ बीमा की कवर से आज का शो शुरू करेंगे। बुलेटिन की पहली खबर हेल्थ बीमा पर रखेंगे। यहां ट्रेंड बदला है, महंगा बिक रहा है। ज्यादा कवर वाले हेल्थ इंश्योरेंस की बिक्री में तेजी आई है। क्या कुछ वजह है, ये जानेंगे। स्पाइस जेट का घाटा लगातार बढ़ रहा है। बेड़े में जहाज कम हो रहे हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्या कुछ स्थिति है, ये समझेंगे। एलएनजी इंपोर्ट बास्केट में कतर और यूएई बाहर हो गए। जी हां, नए देशों की एंट्री आ गई। ये जो युद्ध हुआ है, इसके बाद आप ये कह लीजिए कि ये सारा जो भूगोल बदल रहा है। समय समय पर आपको ऐसी खबरें मिलती रहेंगी। ओमान, नाइजीरिया, अंगोला की एंट्री हुई है। क्या मायने हैं इसके, इसको समझेंगे। यूएस ईरान का टकराव बढ़ा है। यूएई पर ईरान के हमले के बाद यूएस ने होर्मुज में ईरान के बोट्स पर हमला किया है। एक दिन उम्मीद करते हैं कि अब तनाव नहीं बढ़ेगा, चीजें बेटर हो जाएंगी, और अगले ही दिन पता चलता है कि बीते 24 घंटे में ये हो गया। ट्रंप शी जिनपिंग समिट से पहले यूएस ने चीन से कहा कि होर्मुज खोलने के लिए ईरान को कहिए। आप इसलिए कहिए क्योंकि आप सबसे ज्यादा एनर्जी वहां से खरीदते हैं। आपकी बात मानेगा ईरान। चीन पर दबाव बनाया गया है समिट से पहले। टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ घटी। वित्त वर्ष 2026 में सरकार की टैक्स कलेक्शन ग्रोथ 5.1% रही। लक्ष्य से कम रहा टैक्स का कलेक्शन। तो शुरू करते हैं पहली खबर। हेल्थ बीमा को सस्ता करने के लिए सरकार की तरफ से हुई जीएसटी कटौती के बाद देश में ज्यादा हेल्थ कवर वाली बीमा पॉलिसी की बिक्री बढ़ गई है। इस वजह से हेल्थ बीमा पॉलिसी में लगभग आधी हिस्सेदारी हाई वैल्यू बीमा पॉलिसी की हो गई है। हाई वैल्यू बीमा पॉलिसी किन्हें कहते हैं? 20 लाख रुपए से ऊपर का जिनका कवर होता है उनको हाई वैल्यू बीमा पॉलिसी माना जाता है। सरकार ने पिछले साल सितंबर में हेल्थ और लाइफ बीमा पर जीएसटी की कटौती की थी। सर, हाई बीमा हेल्थ इंश्योरेंस बिक रहे हैं, ये किस तरीके का ट्रेंड दिखा रहा है मांग का? ये एक बड़ा बदलाव है। एक और महत्वपूर्ण खबर जिस पर हम शायद कल और आपको जानकारी लेकर आएंगे, कई हिस्सों में बारिश के कारण गेहूं की फसल खराब हुई है और इसके ताजे आंकड़े पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन तब चर्चा है सरकार के भीतर भी, बाजार के भीतर भी, कि क्या कृषि उत्पादन के आंकड़ों में कोई बदलाव होगा। लौटते हैं बीमा की खबर पर। पहली बार भारत में 1 करोड़ रुपए तक का हेल्थ बीमा अब लिया जाने लगा है। आप कहेंगे 1 करोड़ रुपए का हेल्थ खर्चा? हाँ, इस तरीके के बीमा आ गए हैं 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के। इनमें ऑन्कोलॉजी है, कैंसर का ट्रीटमेंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, जिनकी रोबोटिक सर्जरी है, इस तरीके की वेट लॉस के ट्रीटमेंट हैं। तो अब जैसे जैसे बीमा सस्ता हुआ है, उसके बाद 2 बड़े ट्रेंड हेल्थ बीमा के बाजार में उभरे हैं। एक तो सस्ता होने के कारण हेल्थ बीमा को लेकर लोकप्रियता भी बढ़ी है और लोग सतर्क भी हुए हैं। कुछ असर इसका कोविड ने दिया था, जब कोविड के बाद हेल्थ बीमा की डिमांड बढ़ी थी। और दूसरा ये कि हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट बढ़ने के कारण हॉस्पिटल्स भी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, अच्छे लग्जरी हॉस्पिटल्स जो सामने आए हैं, उनके बाद दवाओं की, सर्जरी की, डायग्नोस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ी है। तो इसलिए वैसे भी बीमा की लागत बढ़ रही है। दूसरी तरफ ये कि अब जो हाई लेवल सर्जरीज हैं, जिनके लिए आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, लंबे समय तक ट्रांसप्लांट की सुविधाएं लेते हैं, वो शिफ्ट भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो हेल्थ बीमा उभरता हुआ क्षेत्र है
कोविड से पहले की परिस्थिति ये थी कि लोग इसको अवॉइड कर रहे थे, लेकिन धीमे धीमे अब लोगों ने लेना शुरू कर दिया है। ये एक और चीज बताता जो ज्यादा चिंताजनक है कि क्रिटिकल और क्रॉनिक डिसीजेस का कवरेज बढ़ रहा है लगातार। अब हेल्थ बीमा लेने वाले लोग क्रिटिकल और क्रॉनिक डिसीजेस को इसमें शामिल करा रहे हैं और इसलिए इसकी लागत भी बढ़ रही है। पहले हम 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस सुनते थे, अब बाजार में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के हेल्थ इंश्योरेंस भी हैं। आर्थिक चुनौती के साथ कानूनी दिक्कतों का सामना कर रही एयरलाइंस स्पाइस जेट अब ऑपरेशन के मामले में कुछ वर्षों पहले लॉन्च हुई एयरलाइंस अकासा से पिछड़ गई है। स्पाइस जेट ने बताया कि कुल जहाज़ों की संख्या 21 पर आ गई है, जबकि अकासा के पास अभी 38 जहाज काम कर रहे हैं। स्पाइस जेट का घाटा लगातार बढ़ रहा है। पिछले साल सितंबर तिमाही तक कंपनी का कुल घाटा 8600 करोड़ के ऊपर था। सर, सवाल यह है कि स्पाइस जेट के लिए संकट कितना गहरा है? कंपनी बचेगी भी या डूब जाएगी? देखिए, कल हमने आपसे बात की थी स्पिरिट की। भारतीय बाजार में, शेयर बाजारों में खास तौर पर बैंकरों के बीच में स्पाइस जेट के स्पिरिट होने की चर्चा शुरू हो गई है। एविएशन सेक्टर में यह सबसे महत्वपूर्ण मौका क्षण होता है जब जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ती हैं और कंपनियां संकट में आती हैं। अगर आप भारत में संकट की दृष्टि से, एयरलाइंसेस की चुनौती की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा मुश्किल में फंसी एयरलाइंस स्पाइस जेट है और अब आंकड़े ये बता रहे हैं कि कई जगह उसको अपने रूट बंद करने पड़े हैं, कर्मचारी की संख्या घटानी पड़ी और फ्लीट कम करना पड़ा है। ऑपरेशनल फ्लीट 13 पर आ गया है, जो उसके अपने एयरक्राफ्ट हैं। 50 पर अर्लियर था, तो 14 जो वेटलीज्ड एयरक्राफ्ट हैं उस हिसाब से स्पाइस जेट अब बेहद छोटी एयरलाइंस रह गई है। 40% के आसपास का जो फ्लीट है वो ग्राउंड कर दिया गया था। उसमें कई लीज डिस्प्यूट की वजह थी, पैसा नहीं है एयरलाइंस के पास मेंटेनेंस करने के लिए, जहाज़ों के लिए नहीं है, तो अब 13-14 एयरक्राफ्ट एक्टिव तौर पर दिख रहे हैं। रूट काफ़ी कम कर दिए हैं। पहले जो उड़ान वाले डेस्टिनेशंस थे जिनमें अयोध्या, पोर्ट ब्लेयर, बैंक और कुछ बाहर के डेस्टिनेशन भी थे, एशिया में बैंकॉक वगैरह, उदयपुर के, वो सब स्पाइस जेट को अब बंद करने पड़े। कैश क्रंच बेहद ज़्यादा है और अगर आप संकट की मैपिंग करें क्रूड की प्राइसेस बढ़ने के कारण जेट फ्यूल के, तो सबसे ज़्यादा जो असर गंभीर रूप से दिखाई दे रहा है वो स्पाइस जेट पर दिखाई दे रहा है। कैश का क्रंच है। जैसे जैसे उड़ानें सीमित होती जाती हैं, कैश फ्लो घटता जाता है, लोग बुकिंग करना कम कर देते हैं और जो महत्वपूर्ण और अच्छे रूट होते हैं जहाँ से कंपनियों को कैश फ्लो मिलता है वो हाथ से निकलते जाते हैं। तो वो जो विशेष साइकिल है उसमें फंस गई है स्पाइस जेट। 4500 करोड़ के आसपास की एस्टिमेटेड लायबिलिटीज हैं जो स्पाइस जेट के आंकड़े हमारे सामने हमें अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा लीगल बैटल भी चली है, जो आपको पता है सुर्खियों में रही थी कलानिधि मारन और केएल एयरवेज के बीच में। हाल में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया था जो स्पाइस जेट के खिलाफ गया था। तो ले ऑफ भी हुए हैं, 500 से ज़्यादा कर्मचारी निकाल दिए गए हैं। निगाह रखिएगा इस एयरलाइंस के ऊपर। अगर ये जेट फ्यूल की कीमतें इतनी ही ऊंची रहीं और ये संकट रहा तो भारत में स्पाइस जेट पहला शिकार हो सकती है उस संकट का जो पूरी दुनिया में एविएशन में फैल रहा है। पश्चिम एशिया संकट की वजह से भारत के एलएनजी इंपोर्ट की बास्केट में बड़ा बदलाव हुआ है। होर्मुज बंद होने से पहले तक भारत के एलएनजी इंपोर्ट में कतर और यूएई की बड़ी हिस्सेदारी थी, लेकिन दोनों देशों की सप्लाई रुकने की वजह से भारत के इंपोर्ट बास्केट में ओमान, नाइजीरिया और अंगोला से इंपोर्ट हुई गैस की हिस्सेदारी बढ़ी है। अप्रैल के दौरान कतर और यूएई से थोड़ी सी भी गैस इंपोर्ट नहीं हुई है। सर, भारत के एलएनजी सप्लायर बदल गए, इसका क्या असर होगा? पूरी तस्वीर बदल गई। जिन लोगों ने पिछली बार का अर्थम देखा होगा, हमने आपसे कहा था कि भारत हर दशक में सिर्फ सप्लायर बदलता है, भारत प्राइस टेकर जैसा है। तो एक संकट आता है और भारत के लिए सप्लाई की तस्वीर बदल जाती। इस पूरे संकट ने, होर्मुज के संकट ने, ईरान और अमेरिका इजराइल की जंग ने भारत के लिए एलएनजी के सप्लायर बदल दिए। 60% तक एलएनजी पहले कतर से आता था, 40 से 60%। कतर का रास लाफेन की रिफाइनरी पर हमला हुआ, बंद है, दोबारा काम उसमें शुरू हो रहा है। वेस्ट एशिया के जो भी सप्लाई रूट थे वो सीमित हो गए। अब भारत के लिए 3 नए बड़े सप्लायर उभरे हैं, जिनमें सबसे बड़ा और दबंग सप्लायर है अमेरिका, जिसने पिछले 1 साल के अंदर तरह तरह के तरीकों से भारत को अपने बड़े एलएनजी बाजार के रूप में स्थापित कर लिया है। तो अमेरिका सबसे बड़ा एक्टिव सप्लायर है। इंडिया ने अपनी स्पॉट और शॉर्ट टर्म के कार्गोज की परचेज अमेरिका से शुरू कर दी है। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि ये वो एलएनजी नहीं है जो लॉन्ग टर्म रेट पर आती है। चूंकि एलएनजी नहीं आ रही थी तो भारत को ये एलएनजी महंगी खरीदनी पड़ रही है अमेरिका में शॉर्ट टर्म के ऊपर। तो अगर आप निवेशक हैं
तो आप केवल ब्रेंट मत देखिए, हेनरी हब का प्राइस भी देखिए, क्योंकि भारत का एनर्जी मिक्स बदल रहा है। दूसरा, ओमान सप्लाई में आगे आया है, क्योंकि ओमान के पास संभावना दिख रही है। नाइजीरिया है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो 4-5 बड़े, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी कि दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए भारत में आने वाली एलएनजी उस एलएनजी से जो कतर से आती थी उससे खासी महंगी होने वाली है। तो धीरे धीरे पुराने सारे सप्लायर निकल रहे हैं, ओमान, नाइजीरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इसमें आ रहे हैं और अमेरिका की एलएनजी की सप्लाई अब करीब करीब 10 से 12% शेयर ले चुकी है भारत के ओवरऑल सप्लाईज में। तो दो बड़े असर होंगे, एक तो असर ये होगा कि एलएनजी देर से आएगी, इसका सप्लाई चेन लंबा है, और दूसरा भारत के लिए जो भारत में पहुंचने वाली एलएनजी है उसकी लागत में बढ़ोतरी होगी। ये बड़ा शिफ्ट है, और एक बार जब एलएनजी के प्राइसेस बढ़ी प्राइसेस पर समझौते होते हैं, जो कि समय हो रहे हैं क्योंकि दुनिया में एलएनजी की आपूर्ति कम है, तो ये लागत लंबे समय तक असर करती है। तो जो महंगाई आपको अभी तात्कालिक तौर पर नहीं दिख रही है पीएनजी के प्राइसेस में या जो कंपनियों को जाने वाली गैस की प्राइसेस में, ये धीमे धीमे करके आती रहेगी। याद कीजिए, आरबीआई ने यही कहा था कि यही वो सप्लाई शॉक है जो लंबे समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर करता रहेगा। तो उसके संकेत आप यहां से पकड़ सकते हैं। पश्चिम एशिया संकट की वजह से अमेरिकी डॉलर में लगातार तेजी बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स 99 का ऊपरी स्तर छू चुका है। सुरक्षित निवेश के तौर पर डॉलर की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। होर्मुज की खाड़ी में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की आशंका बढ़ने की वजह से डॉलर की तेजी और बढ़ गई है। सर, डॉलर की डिमांड बढ़ने की यही वजह है, या फिर आपको लगता है कि और कारण भी हैं जो डॉलर को मजबूती दे रहे हैं? पिछले 3-4 महीनों में, बल्कि आप दिसंबर के बाद से देखें तो डॉलर को लेकर एक तो जो नैरेटिव बिल्टअप था कि डॉलर लगातार गिरता रहेगा, वो कहीं टूटा, और कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिन घटनाक्रमों ने डॉलर को मजबूत किया और जिसका असर हमें रुपए पर दिखाई दिया, जिस पर हम आगे बात करेंगे। पहली चीज तो ये कि इन तमाम संकट के बाद भी चूंकि ऊर्जा में अमेरिका आत्मनिर्भर है, तो यूएस की जो रेजिलियंस है, जो इकोनॉमी की ग्रोथ की रेजिलियंस है, उसने पूरी दुनिया में इस उथल पुथल के बीच अमेरिकी डॉलर को वापस सेफ हेवन की तरफ या सेफ हेवन के दर्जे की तरफ बढ़ा दिया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डॉलर गंवा रहा था। जो नया लेबर मार्केट का डेटा आया है उसमें अपसाइड दिखाई दिया है। जो मंदी की जो बियरिश एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट में, उनमें कमी हुई है। स्पेशली अगर आप देखें तो इमर्जिंग मार्केट और यूरोप की तुलना में अमेरिका की अर्थव्यवस्था अपने मौजूदा मैक्रो पिक्चर्स में ज्यादा मजबूत दिखाई देती है अगर आप बाकी देशों की तुलना में देखें, और इसका फायदा डॉलर को मिला है। दूसरा यह कि जो रेट डिफरेंशियल है, जो यूएस की रियल यील्ड है, वो अभी भी यूरोप की, यूके की और जापान की तुलना में अट्रैक्टिव बनी हुई है। यानी जब पूरी दुनिया में बॉन्ड डील्स को देखा जाता है तो उस तुलना में अमेरिका आकर्षित करता है, तो अमेरिका में पैसा लग रहा है। और तीसरा यह कि जो यूएस की एआई और टेक की लीडरशिप है, इस समय जब पूरी दुनिया के बाजारों में निवेश की केवल एक ही थीम है, एआई और टेक, तो वो जो थीम है वो अमेरिका में निवेश को और अमेरिकी कंपनियों में निवेश को आकर्षित कर रही है। इसका असर भी हमको डॉलर की मजबूती के तौर पर दिखाई दिया, और जो तात्कालिक असर है वो कच्चे तेल की तेजी का है। महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि जैसे जैसे होर्मुज की बंदी बढ़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत ज्यादा असर क्यों नहीं पड़ रहा है, इसे वो लंबे समय तक क्यों बंद रखना चाहते हैं, ये मंतव्य समझना जरूरी है। जैसे जैसे अमेरिका एक बड़े ऑयल और गैस सप्लायर के तौर पर दुनिया के बाजार में उभरेगा, मध्य पूर्व के तेल पर, गैस पर निर्भरता कम होती जाएगी, जिससे यूरोप के लिए एक बड़ा सप्लायर हो गया अमेरिका गैस का, खासतौर से जर्मनी के लिए। जैसे जैसे वो उभरेगा वैसे वैसे डॉलर की ताकत में इजाफा होगा, क्योंकि एनर्जी के साथ डॉलर के प्राइस का एक बड़ा रिश्ता है, और दुनिया के वो देश जो अभी तक किसी दूसरी करेंसी में पे कर रहे थे वो डॉलर में पे करना शुरू करेंगे, जैसे भारत ने एलएनजी और एलपीजी का आयात बढ़ाया है। तो एक ये भी अंडरलाइंग फैक्टर है कि अगर होर्मुज लंबे समय तक बंद रहती है और मध्य पूर्व से एनर्जी की सप्लाईज नॉर्मल नहीं होती हैं, तो डॉलर की मजबूती आने वाले समय में और हमें बढ़ती हुई दिखेगी। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अमेरिकी डॉलर में तेजी बढ़ने की वजह से भारतीय करेंसी रुपए पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को डॉलर ने एक बार फिर नया निचला स्तर छुआ, 95.40 तक टूट गया, जो रुपए का अब तक का सबसे न्यूनतम कह लीजिए, निम्न स्तर कह लीजिए, वो है। रुपए में इस गिरावट की एक वजह शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी है। सर, सबसे ज्यादा मार अगर देखें तो रुपए पर कहां से पड़ रही है? रुपए की कीमतों में दो चीजें समझना जरूरी है। एक तो एक सामान्य गिरावट है जो हम लगातार देख रहे हैं रुपए पर, हम हर दूसरे दिन चर्चा करते हैं और आपको बताते रहते हैं कि 94 गया, 95 गया, 95 के बाद कुछ फंडामेंटल फैक्टर, स्ट्रक्चरल फैक्टर अब दिख रहे हैं, और इसलिए हम को
आपको ये समझना होगा कि रिजर्व बैंक आगे अब क्या कर सकता है और रिजर्व बैंक के लिए चुनौती क्या है। फंडामेंटल फैक्टर ये कि जियोपॉलिटिकल ऑयल शॉक बना हुआ है। कच्चे तेल की कीमतें आज भी 113 114 से ऊपर गई, फिर बाद में थोड़ी नरम हुई, लेकिन $100 के आसपास का रेशियो बना हुआ है, का औसत बना हुआ है। आपको याद होगा कि आरबीआई ने साल की शुरुआत में, सरकार ने इस साल की शुरुआत में, वित्त मंत्रालय ने भी और आरबीआई ने साल की शुरुआत में माना था कि अधिकतम अगर कच्चे तेल की कीमत ऊपर जाएगी तो $80 से $85 के आसपास जाएगी, बल्कि माना जा रहा था नीचे स्तर पर 60 से 65 होगी। वो सारे आकलन उड़ गए। अब 90 से 100 और 100 के आसपास का एक न्यू नॉर्मल बन गया है बाजार में। एक महीने से ज्यादा, बल्कि 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। इतने लंबे समय तक कच्चे तेल की कीमतें $90 से ऊपर बनी हुई हैं। आप इसका असर, अगर आप बाजार में रुपए की परिस्थिति को भीतर से समझते हैं तो आप इसका असर समझ सकते हैं। दूसरा यह कि भारत का जो कैपिटल फ्लाइट है, विदेशी निवेशकों का निवेश बहुत तेजी से बढ़ा है। 2026 में अभी तक करीब करीब $20 बिलियन के आसपास निकल गए, 2025 की तुलना में काफी बड़ा है। मार्च और अप्रैल में इक्विटी आउटफ्लो 19 बिलियन के आसपास रहे। तो ये जो एफपीआईज की बिकवाली है, उनकी जो निकासी है, जो सामान बांधकर वो निकल रहे हैं, ये लंबे समय के लिए रुपए की कमजोरी की बुनियाद रखते जा रहे हैं। यानी हर दिन जब एफपीआई बिकवाली करता है तो वो रुपए की गिरावट के में एक और हिस्सा जोड़ देता है, रुपए के भविष्य को कमजोर करने के लिए एक हिस्सा और जोड़ देता है। तीसरी जो ताजी चिंता उभर रही है, जहां रिजर्व बैंक अब ज्यादा परेशान दिख रहा है और इसलिए रिजर्व बैंक ने अपनी कुछ चीजों में पिछले 24-48 घंटे में संकेत दिए हैं कि कुछ बदलाव करेगा, वो भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन है। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 1.3% था इस 2026 की दूसरी तिमाही में, करीब $12.3 बिलियन के आसपास। लेकिन माना जा रहा है, जो ताजे आंकड़े आए हैं, ये 2026 में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का गैप है वो $50 बिलियन तक पहुंच सकता है। $39 बिलियन के आसपास का जो पिछले साल का स्तर था। आईडीएफसी बैंक का फोरकास्ट $50 बिलियन के डेफिसिट का है, कोटक का भी फोरकास्ट इस तरीके का है। ये जो आंकड़ा है ये अभी आकलनों में है, ब्रोकरेज के आकलनों में है, निवेशकों के आकलन में है। ये एस्टीमेट सब निकलकर धीमे धीमे फॉरेक्स मार्केट में मुंबई में तैर रहे हैं और जैसे जैसे एस्टीमेट बाजार में जाते हैं, डॉलर के लिए हेजिंग, डॉलर की मांग बाजार में बढ़ती चली जाती है। और वही परिस्थिति हमने आज देखी जब सुबह खुलते ही रुपया इतनी तेजी से गिरा। आरबीआई के पास विकल्प सीमित हैं, पुरानी प्लेबुक निकाली जा रही है, 2013 वाले दस्तावेज फिर खोले जा रहे हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। पुरानी किताबों से ये निकाला जा रहा है कि एनआरआईज के लिए डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की जाए। किसी तरह से अब आरबीआई की कोशिश ये नहीं है कि बाजार में दखल देकर वो रुपए की गिरावट रोक सके, वो तो खत्म हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन से नीचे आ गया। अब कोशिश है डॉलर की आपूर्ति बढ़ाई जाए, सप्लाई बढ़ाई जाए, विदेश से ज्यादा डॉलर लाए जाए। कुछ विदहोल्डिंग टैक्स जैसी चर्चा है, एनआरआईज के लिए नई स्कीम लाने की बात है, जिन्हें ज्यादा ब्याज दर देकर उनके पैसे लाए जाएं। 2013 में ऐसा ही हुआ था। तो इमीडिएट इंटरवेंशन से बाजार में डॉलर छोड़कर अब आरबीआई रुपए की गिरावट को बचा नहीं पाएगा, इसलिए कुछ और करना होगा और उसी पर अब बाजार की निगाहें हैं। ईरान की तरफ से यूएई में किए गए ताजा हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच टकराव फिर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ईरान ने यूएई के फुजैरा में स्थित पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन पर हमला किया है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों के भी घायल होने की खबर है। इस हमले के बाद अमेरिका ने होर्मुज में ईरान की फास्ट बोट पर हमला किया है। सर, क्या प्लान है आगे अमेरिका का और ईरान क्या प्रतिक्रिया दे सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया है, उसे लेकर अब एक टकराव जैसी परिस्थिति बनती दिख रही है। जो ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का, वो ये है कि अमेरिका के जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं और 100 एयरक्राफ्ट हैं करीब करीब, जिसमें कि अनमैन्ड सिस्टम्स भी होंगे, और 15,000 से अधिक सर्विसेज मेंबर्स को इस प्रोजेक्ट फ्रीडम में जोड़ा गया है। 2 यूएस के नेवी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर्शियन गल्फ में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने प्रवेश कल से शुरू किया है और वो वहां से जहाजों को निकालने की कोशिश करेंगे। ये अमेरिका का प्लान है, जहां धीमे धीमे अमेरिका और ईरान के बीच में एक सीधे टकराव की गुंजाइश पर्शियन गल्फ में बनती दिख रही है। हालांकि अभी ईरान ने सीधे उन जहाजों पर, अमेरिका पर सीधे कोई हमले नहीं किए हैं, लेकिन नतीजा यह हुआ है कि इस पूरे तनाव के कारण होर्मुज में युद्ध की वापसी होती दिख रही है और इसलिए हमने यूएई पर ईरान की तरफ से हमले देखे। ईरान पूरी तरह से होर्मुज को अपने तरह से कंट्रोल करना चाहता है और वो किसी भी स्थिति में अमेरिका को वो उस ब्लॉकेट को तोड़ने की छूट नहीं देना चाहता, क्योंकि ब्लॉकेट तोड़ते ही ईरान का जो बार्गेनिंग पावर है होर्मुज को लेकर, भविष्य के युद्ध विराम को लेकर, वो खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ये करते दिख रहे हैं
कि वो पूरी दुनिया के देशों को ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ही केवल एक ऐसा देश है जो होर्मुज को खुलवा सकता है और वहां फंसे हुए जो जहाज हैं, 20-25 जहाज हैं, उनको निकालकर बाहर ला सकता है, और इसलिए पूरी दुनिया के देशों को उनकी मदद करनी चाहिए। ये बात पिछले एक महीने में ट्रंप बार बार कह चुके हैं, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट फ्रीडम पहली बार आगे बढ़ा है। लेकिन अभी तक, आज तक, जब हम आज शाम तक, दुनिया का कोई और देश इस प्रोजेक्ट फ्रीडम में मदद करने के लिए अभी अमेरिका के साथ नहीं आया है। सर, यूएई का क्या ओपेक से बाहर आना भी उस पर हमले की वजह है? अब यूएई वनरेबल हो गया है क्योंकि यूएई ओपेक से बाहर है और वो एक तरह से अलग से एक निशाना बन गया है। ईरान ने यूएई पर पहले भी हमले काफ़ी किए थे क्योंकि यूएई ने की भूमिका इस जंग में अमेरिका के सबसे बड़े समर्थक के तौर पर मानी गई थी, तो पिछले बार भी काफ़ी हमले हुए थे जब जंग थी। लेकिन अब यूएई को स्ट्रेट टारगेट करने की बात हो रही है क्योंकि यूएई थोड़ा अब पूरी गल्फ की पॉलिटिक्स से और एकजुटता से अलग हो गया है और वो ईरान का आसान निशाना हो सकता है। इसीलिए सरप्राइज हुआ कि कल ड्रोन के और मिसाइल के स्ट्राइक्स यूएई पर वापस लौटे ईरान की तरफ से, जबकि इजराइल ने कोई हमला नहीं किया था। कोई किसी तरीके का कोई एस्केलेशन इजराइल की तरफ से नहीं था और ना यूएई की तरफ से था। ये एस्केलेशन अमेरिका की तरफ से था जो होर्मुज को खोलने की कोशिश की जा रही थी। तो यूएई पर हमला करके इशारा किया ईरान ने कि आने वाले दिनों में वो इस तरीके के हमले बढ़ाएगा अगर होर्मुज पर उसका जो कंट्रोल है उसे कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। एक और सवाल सर, तो फिर आगे क्या लगता है आपको, आगे क्या कुछ होने के संकेत हैं अमेरिका और ईरान के बीच, और तेल बाजार पर क्या असर होगा उसका? तेल बाजार बेहद असमंजस में है। कच्चे तेल की कीमतें आज सुबह चढ़ी, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे के लेवल पर गिरावट आई। नियर टर्म में बाजार मान रहा है कि जब तक कोई बातचीत नहीं होती है, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए होर्मुज में प्रवेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जहाज़ों को निकालने की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने जो ईरान का प्रस्ताव उसे पढ़ा, फिर कहा कि इसके डिटेल्स हमें नहीं पता थे, लेकिन जवाब की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान इस बात की तैयारी कर रहा है कि वो बातचीत का एक दौर और लेकर आए। तो तेल को लेकर और खासतौर से तेल को ले जाने को लेकर, शिपिंग को लेकर रिस्क प्रीमियम बने हुए हैं। बड़ी जबरदस्त वॉलेटिलिटी रहेगी तेल के बाजार में, इसलिए बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। 126-125 से लेकर 80-90 के बीच में तेल लगातार घूमता रहेगा जब तक कि ये परिस्थितियां स्पष्ट होती नहीं दिखाई देती। लेकिन हाँ, ये है कि अगर होर्मुज को थोड़ा बहुत भी रिलैक्स कराने में अमेरिका सफल रहा तो तेल की रूटिंग शुरू हो जाएगी, अमेरिकी सुरक्षा में जहाज बाहर निकलना शुरू होंगे। इसका असर हमें बाजार में आपूर्ति के तौर पर दिखाई देगा। लेकिन जो बात हम इससे पहले कह चुके हैं वो बात अब फिर बता रहे हैं कि तेल की आपूर्ति सामान्य होने में 3 से 4 महीने लगेंगे। तो ये जो तेल की तेजी का दौर है, क्रूड ऑयल की तेजी का दौर है ये लंबा खींचेगा, इसकी तैयारी करके रखिए। अमेरिका ने चीन पर नया दबाव बनाया है और मामला सिर्फ कूटनीति का नहीं, तेल और सप्लाई चेन की चिंता का भी है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने चीन से कहा है कि वे ईरान पर दबाव डालें ताकि होर्मुज दोबारा पूरी तरह खुल सके। बेसेंट का कहना है कि चीन ईरान की करीब 90% ऊर्जा खरीदता है, इसलिए बीजिंग की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप और शी जिनपिंग की अगली मुलाकात में ईरान बड़ा मुद्दा होगा। यानी अब ये तनाव सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है, इसका असर तेल, शिपिंग और दुनिया की सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है। सर, क्या कुछ निकल सकता है इस समिट से? बड़ी उम्मीदें हैं, बाजार भी बड़ी उत्सुकता से देख रहा है इसको। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि अमेरिका ने ईरान के साथ जंग में एक तरह से मध्यस्थता के लिए चीन को आमंत्रित कर लिया है। यह 2 बड़े संकेत दे रहा है। एक ये कि ईरान का मामला अमेरिका के स्तर पर, अमेरिका के तई इतना उलझ चुका है कि उसे यहां से निकलने का कोई रास्ता बनता नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी जो मध्यस्थ थे उनकी इतनी हैसियत नहीं है, वो इतने बड़े नहीं है, ओमान या पाकिस्तान, की वो ईरान को किसी पर बाध्य कर सके। चीन को बीच में लाने का मतलब है कि मध्य पूर्व की राजनीति में चीन अब इस भूमिका में आगे आएगा जो अमेरिका उसे खुद देना चाहता था, कभी देना नहीं चाहता था। अमेरिका चाहता था इस भूमिका में कभी चीन ना आए। तो जो 13-14 मई को या 14-15 मई के आसपास की तारीखें मिल रही हैं जहां अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली बीजिंग यात्रा होगी शी जिनपिंग के साथ, वहां जो ट्रेड का डील का एजेंडा है जो पिछले 1 साल से व्यापार युद्ध के बीच में चल रहा है, उस बीच में यह महत्वपूर्ण है कि क्या ईरान इस मामले में अब दखल देगा और चीन इस मामले में दखल देगा और ईरान को संधि के लिए, सहमति के लिए तैयार करेगा।
हो भी सकता है, संभव भी है, क्योंकि ईरान की बड़ी निर्भरता है चीन पर। चीन ने तकनीक दी, हथियार दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया और ऊर्जा खरीद रहा है। तो अब अगले एक हफ्ते के लिए फोकस शिफ्ट हो रहा है ग्लोबल कूटनीति का ट्रंप और चीन की बातचीत के ऊपर। जो बातचीत ट्रेड डील से ज्यादा बड़ी इस बात को लेकर है कि क्या चीन मध्य पूर्व में दखल देकर इस युद्ध को बंद कराएगा। और इस बात की संभावना भी है कि चीन अगर चाहे तो वो ईरान को किसी समझौते पर राजी कर सकता है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट चीन ने खुद नहीं मांगा। चीन अभी तक तटस्थ था। मतलब आप ये देखिए कि इस जंग में चीन ने एक भी बार युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया, कुछ भी नुकसान नहीं उठाया। जो भी नुकसान उठाया वो हॉर्मुज़ के बंद होने का था, पर चीन के पास अपनी क्षमताएं थी और अब वो धीमे धीमे इस बिसात पर केंद्रीय मध्यस्थ की भूमिका में आ रहा है और अमेरिका खुद उसे ये मध्यस्थ की भूमिका देने को तैयार है। इस पर निगाह रखिए, ये बड़ा घटनाक्रम है। इस पर हम बार बार अपडेट्स लेकर आपके पास आते रहेंगे। अमेरिका में क्रिप्टो कारोबार को लेकर बड़ा पॉलिसी संकेत मिला है। उसका असर सीधे शेयरों पर भी दिखा है। सर्कल के शेयरों में करीब 16 से 20% तक का उछाल आया है। वजह क्या है? क्लैरिटी एक्ट पर बना नया समझौता हुआ क्या? समझौता यह हुआ कि सिर्फ स्टेबल कॉइन होल्ड करने पर बैंक जैसी कमाई नहीं दी जा सकती, लेकिन इस्तेमाल करने पर, ट्रांजैक्शन करने पर या कस्टमर एक्टिविटी से जुड़े रिवॉर्ड पर रोक नहीं होगी। ये बात सर्कल और कॉइन बेस जैसी कंपनियों के लिए बड़ी राहत मानी गई। बाजार इसे इस संकेत के तौर पर देख रहा है कि अमेरिका में क्रिप्टो रेगुलेशन पर तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है और अगर यही रुख आगे रहा तो स्टेबल कॉइन बिजनेस को बड़ा पॉलिसी सपोर्ट मिल सकता है। सर, क्या सहमति बनी है और क्या कानून का प्रारूप कैसा होगा? क्लैरिटी एक सबसे बड़ी बाधा थी अमेरिका में। आप क्रिप्टो की कीमतें भी देखें, जंग के बीच तेज होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो सीनेट के कमेटियों के बीच में सबसे बड़ी असहमति थी कि क्या स्टेबल कॉइन के रिजर्व को बैंकों के डिपॉजिट के बराबर मान लिया जाए। यानी बैंक के जमा पर अगर आपको यील्ड मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है, तो स्टेबल कॉइन पर भी मिले। ये बात अब स्पष्ट हो गई कि स्टेबल कॉइन केवल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, उनके ऊपर डिपॉजिट की तरह रिटर्न नहीं मिलेगा। बैंकिंग उद्योग ने इस पर सहमति जताई है। तो एक बड़ी बाधा दूर हो गई, जिस वजह से एक असमंजस दूर हुआ है। अब इसके बाद जो अगली क्लैरिटी आनी है वो डिफाई को लेकर आनी है कि जो बिजनेस मॉडल पहले बिल्ड किए गए थे कि स्टेबल, आप डॉलर्स को स्टेबल कॉइन में पार्क कीजिए और डिफाई में जाकर, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में जाकर उन पर यील्ड लीजिए। इन मॉडल को नए सिरे से वर्कआउट करना पड़ेगा। यील्ड प्रोडक्ट्स को सिक्योरिटीज और फंड्स के साथ जोड़ा जाएगा। जैसे कि आपने स्टेबल कॉइन में निवेश किया, फिर वो फंड कहीं किसी सिक्योरिटी में निवेश कर रहा है, किसी डेरिवेटिव में, और वो यील्ड लेकर आ रहा है। इस तरीके के बदलाव होंगे। लेकिन जो गतिरोध हमें पिछले 5-6 महीनों से दिख रहा था अमेरिका में क्रिप्टो कानून को लेकर, जिसे क्लैरिटी एक्ट को लेकर, वो दूर होता दिख रहा है और इसलिए अब क्रिप्टो के बाजार में हमें तेजी वापसी करती दिखेगी। सरकार के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर तस्वीर मिली जुली रही है। बीते वित्त वर्ष में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 5.1% बढ़कर 23,40,000 करोड़ रुपए रहा, लेकिन ये संशोधित लक्ष्य से कम था। बड़ी बात यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली। 11% की बढ़त कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में हुई। गैर कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन लगभग सपाट रहा। सर, टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों को कैसे समझें? क्या स्थिति पता चलती है? पिछले साल के बजट की कई सारी चीजें निकलकर बाहर आ रही हैं और जो सुर्खियां आपको दिख रही थी, उन सुर्खियों से जो आंकड़े बाहर आ रहे हैं वो बिल्कुल उल्टे हैं। सरप्राइज ये है कि पहली बार डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य का संग्रह लक्ष्य से इतना नीचे रहा है और ये असर हमें आने वाले इस साल में इस वित्त वर्ष में दिखाई देगा। कॉर्पोरेट टैक्स तो ठीक था, लेकिन इनकम टैक्स का कलेक्शन कमजोर रहा। इसकी दो बड़ी वजह थी। एक तो जो रियायत दी गई थी टैक्स में पिछले से पिछले साल दी गई थी, उसका असर हमको दिखाई दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इनकम में कमी दिखाई दी। तो इनकम टैक्स का संग्रह, व्यक्तिगत इनकम टैक्स का संग्रह कम होना अर्थव्यवस्था में आय में बढ़त की कमी को दिखाता है और इसका इमीडिएट फिस्कल इंपैक्ट हमें दिखाई दिया। तो पिछले साल जब हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे और लोग इस बात पर ताली बजा रहे थे कि आरबीआई ने एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया है इस वित्त वर्ष, पिछले वित्त वर्ष में, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि दोनों स्थितियों में सरकार के रेवेन्यू की दोनों मशीनें सुस्त पड़ गई। कल हमने आपको जीएसटी के बारे में बताया था कि जीएसटी का कलेक्शन 5 साल के न्यूनतम स्तर की ग्रोथ लेकर आया और अब डायरेक्ट टैक्स के जो आंकड़े आए पिछले साल के, वो आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार के रेवेन्यू की स्थिति इस साल ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती दिखाई दे रही है और ये आने वाले दिनों में सरकार पर कर्ज भी बढ़ाएगी, उसे खर्च में भी कटौती करनी होगी। चलते चलते एक खबर और, शेयर बाजार में एक दिलचस्प बदलाव दिख रहा है। छोटे निवेशक अब सीधे शेयर खरीदने से थोड़ा परहेज कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड के रास्ते पैसा बाजार में बढ़ा रहे हैं। जनवरी से मार्च तिमाही में रिटेल और एचएनआई की सीधे शेयर में हिस्सेदारी घटकर 5 साल के निचले स्तर
9.1% पर आ गई। हालांकि इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं आया है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी बढ़कर रिकॉर्ड 11.46% पहुंच गई है। यानी बाजार में आम निवेशक हैं, लेकिन अब वे पहले अकेले दाव लगाने से बेहतर समझ रहे हैं किसी फंड मैनेजर के साथ चलना। सर, म्यूचुअल फंड ने बाजार में जो हिस्सेदारी बढ़ाई है और रिटेल कम हुए, कैसे समझें इस ट्रेंड को? ये अच्छा भी है, लेकिन शेयर बाजार की सेहत के हिसाब से अगर एक्सचेंजेस के नजरिए से देखें तो ये चिंता भी दिखाता है। ट्रेडर सेंट्रिक मार्केट अब धीमे धीमे इन्वेस्टर सेंट्रिक मार्केट में बदल रहा है। यानी वो लोग जो रोज बाजार में ट्रेड करते थे, उनके लिए बाजार उनकी समझ से बिल्कुल बाहर हो गया है। रिटेल तेजी से गिर रहा है, क्योंकि उसे अब बाजार की जो वॉलेटिलिटी हमको एक दिन में दिखाई देती, जो जिस पर हम अक्सर चर्चा करते हैं, रिटेल का बस का ही नहीं है कि उसे समझ पाया जाए। तो इसलिए निवेशक धीमे धीमे म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ रहे हैं और म्यूचुअल फंड अपना इक्विटी फंड्स में स्कीमें में निवेश बढ़ा रहे हैं। तो ये एक स्वस्थ स्ट्रक्चरिंग है बाजार की, जिसमें बाजार की के उतार चढ़ाव ने बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन अगर आप निवेशकों के निगाह से देखें तो चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो या वो डीआईआई हो या वो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हो, रिटर्न सबके लिए बेहद खराब रहे। पिछला 2 साल स्टॉक मार्केट में रिटर्न के लिहाज से कतई संतोषजनक नहीं रहा है। ज्यादा बड़ी चिंता की बात यह, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, कि जो विदेशी निवेशक हैं उनकी होल्डिंग्स 14 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई। इस खबर को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है कि आखिर भारत की कहानी को क्या हुआ है कि राजनीतिक रूप से तमाम सफलताओं के बाद भी भारत के में विदेशी निवेशक एफडीआई के आंकड़े अलग से हैं। विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में उनका निवेश 14 साल के न्यूनतम स्तर पर है। चलिए, तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। कल फिर आते हैं नए संस्करण के साथ, नई किस्त के साथ। तब तक के लिए दीजिए हम लोगों को इजाजत। नमस्कार।